Hello students, this is part 2 of chapter 10 of mutual fund distributors module. So first topic is risk factors associated with repo transactions in corporate bond. तो देखिए रेपो ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं. बस सिंपल होता है कि रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर आपको कोलेटरल डिपॉजिट कराना पड़ता है. ठीक है. और कोलेटरल को किसको डिपॉजिट होता है, वो थर्ड पार्टी को होती है. तो इसके अंदर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. तो एक हो गया लेंडर जो पैसे देगा, एक हो गया बोरोअर, और एक हो गया लेट्स से न्यूट्रल पार्टी हो गया. एक न्यूट्रल पार्टी हो गया. तो न्यूट्रल पार्टी को यू हैव टू सबमिट द कोलेटरल. तो बोरोअर ने जितना भी लिया है, जितना भी पैसा लिया है, उसके लिए कोलेटरल डिपॉजिट कराना पड़ता है. सिंपल. तो न्यूट्रल पार्टी को द बोरोअर विल डिपॉजिट कोलेटरल टू बोरोअर विल डिपॉजिट कोलेटरल टू थर्ड पार्टी. बस. और ये आपको पता है थर्ड पार्टी कौन अपॉइंट करेगा, वो ऑब्वियसली लेंडर ही करेगा, है ना. तो कौन कौन से रिस्क एसोसिएट हैं रेपो ट्रांजैक्शंस के अंदर. सो द स्कीम में बी एक्सपोज टू काउंटर पार्टी रिस्क इन केस ऑफ रेपो लेंडिंग ट्रांजैक्शंस इन द इवेंट ऑफ द काउंटर पार्टी फेलिंग टू ऑनर द रीपर्चेज एग्रीमेंट. क्या मतलब है इसका कि मान के चलिए इन्होंने जो बॉन्ड इशू करे होंगे, इनको लेंडर्स को जो बॉन्ड इशू करे होंगे, मान के चलिए लेंडर्स आपके और मेरे जैसे आम लोग ही हो गए. तो जब इनको रीपर्चेज करने का टाइम है, जब बोरोअर उसको रिडीम करेगा, मतलब पैसा प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेगा और अपने बॉन्ड वापस मंगाएगा, तो अगर उसने वही मंगाने से मना कर दिया या फिर वो वहीं पे फेल हो गया, पैसे नहीं दे पाया, प्रिंसिपल नहीं दे पाया, तो फिर उस केस में आपको पूरा रिस्क, इसी बात का रिस्क रहता है. देखिए कोई भी डेट ट्रांजैक्शन होती है उसमें हमेशा काउंटर पार्टी रिस्क रहेगा ही. और क्या रिस्क रहेगा कि हो सकता है वो इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल दोनों वापस ना कर पाए. तो कुल मिला के बात यही है. लेकिन रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर तो कोलेटरल ऑलरेडी डिपॉजिट होता है. तो हाउएवर इन रेपो ट्रांजैक्शन द कोलेटरल मे बी सोल्ड एंड लॉस इज वैल्यूड ओनली इफ द सेल प्राइस इज लेस देन द रेपो अमाउंट. तो इसमें क्या रिस्क है कि अगर जब कोलेटरल वो बेचने जाएगा, हो सकता है उसने लोन तो लिया था 1 करोड़ रुपए का, और जब वो कोलेटरल बेचने निकला तो निकला कितने का, 90 लाख रुपए का. तो 10 लाख रुपए का लॉस ये एसोसिएट है. कुछ बिल्कुल मिला के ऐसे समझिए ये वाली वो वाली केस हो गई जिसके अंदर हाइपोथिकेशन होता है. जैसे घर गिरवी रखते हैं हम, गाड़ियाँ गिरवी रखते हैं, गाड़ियों पे लोन लेते हैं और हाउस लोन लेते हैं. तो उसके अंदर हमारा प्रॉपर्टी जो होती है, जो भी एसेट हम बनाते हैं, वो ऑलरेडी प्लेज होता है, हाइपोथिकेट होता है. तो अगर उनकी वैल्यू लॉस ऑफ वैल्यू हो जाता है, उसकी वजह से उनको जो रिस्क रहता है बैंक्स को, तो कुछ कुछ वही वाली ट्रांजेक्शन हो गई. तो रेपो ट्रांजेक्शन उन्हीं को ही बोलते हैं. देन द नेक्स्ट इज रिस्क एसोसिएटेड विद क्रिएशन ऑफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो. तो पहले सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है. देखिए कभी कभी क्या होता है, जो फंड हाउसेज होते हैं, एएमसीज जो होती हैं, एएमसी एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाती है, मतलब एक पोर्टफोलियो को अलग से कर देती है. एक मान के चलिएगा एक कलेक्टिव पोर्टफोलियो चल रहा है 100 करोड़ रुपीज़ का. यहाँ पे 100 करोड़ रुपीज़ का एक पोर्टफोलियो था, लेकिन उनको ये लग रहा था कि आउट ऑफ दिस 80 करोड़ वॉज डूइंग वेरी गुड. जो 20 करोड़ रुपए का फंड था ना, उस पर लग रहा था कि इनको डिफॉल्ट होने वाला है. मान के चलिएगा ये 20 करोड़ रुपए का डेट था, 80 करोड़ रुपए की तो इक्विटी थी और 20 करोड़ रुपए का डेट था. मतलब डिवेंचर्स में पैसे लगा रखे थे या कमर्शियल बोरोइंग्स में पैसा लगा रखा था, ऐसे मान के चलिए. अब ये लग रहा है कि ये जो 20 करोड़ है ये वापस नहीं आएंगे, इसके अंदर प्रिंसिपल का डिफॉल्ट होने वाला है. जो बोरोअर है वो इसको पैसे को वापस नहीं कर पाएगा, उनको ऐसा लग रहा है. तो अब एएमसी वाले क्या चलाकी चलते हैं, वो कहते हैं कि अपना 100 करोड़ रुपए का फंड क्यों खराब करे, एक काम करते हैं 20 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो अलग कर देते. यहां पे 20 करोड़ रुपीस का पोर्टफोलियो सेग्रीगेट कर दिया जाएगा, उसका सेग्रीगेशन हो जाएगा. बस ये मतलब है. तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, जो अलग से क्रिएट किया गया. और वो अलग से कब क्रिएट करा जाता है, जब आपको डाउट होता है कि शायद इतना फंड जो है उस पर डिफॉल्ट कर देगा, जो हमारा जो बोरोअर है उसको डिफॉल्ट कर देगा, इसलिए आप उसको सेग्रीगेट कर देते हो. बस ये सिंपल सी बात है. तो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि उसमें कोई पैसा ही नहीं लगाएगा. जब आपको पता है कि वो बना ही इसलिए कि उसमें डिफॉल्ट हो रखा है, तो आप एक बात बताइए ना, जब आपको उसकी यूनिट्स तो मिल जाएंगी, तब आप उसकी यूनिट सेल करने जाओगे तो बिकेंगी नहीं, खरीदेगा कौन, है ना, कोई खरीदेगा ही नहीं. बस इसी बात का लिक्विडिटी रिस्क इसमें रहता है. सो इन्वेस्टर होल्डिंग यूनिट्स ऑफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में नॉट बी एबल टू लिक्विडेट देयर होल्डिंग, यानी सेल नहीं कर पाएंगे टिल द टाइम रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द इश्यूअर, है ना. जब तक ये जो 20 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट हो रहा है ये वापस नहीं आएगा, तब तक वो यूनिट कोई खरीदेगा ही नहीं, उनको पता है इसमें पैसा डूबना ही डूबना है.
तो द सिक्योरिटी कंप्राइजेज ऑफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो that may not realize any value. Listing of units of the segregated portfolio on a recognized stock exchange does not necessarily guarantee their liquidity. क्या कह रहा है कि अगर आप उसको लिस्ट भी करा देते हो स्टॉक एक्सचेंज पे और आपको ये भी तब भी ये गारंटी नहीं आएगी कि वहाँ पे लिक्विडिटी आपको मिल जाएगी, इजी बाइंग एंड सेलिंग वहाँ पे हो जाएगी, इस बात की तब भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, सिंपल है लॉजिक। रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स। तो पहले हमें ये समझना है कि सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स क्या होते हैं। तो देखिए ये पास थ्रू सर्टिफिकेट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। और जैसा कि आपको समझ आ रहा है नाम से ही कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट जो है वो उसको पास ऑन कर देते हैं थर्ड पार्टी को। तो कुछ ना कुछ इसका जो लाइव एग्जांपल है वो ये है, मान के चलिए बैंक्स ने लोन दिया कॉर्पोरेट को, एक कॉर्पोरेट को लोन दिया, कितने का लोन दिया, 100 करोड़ रुपए का, 100 CR का लोन दिया। अब 100 CR तो बैंक की जेब में से निकल गए, वो क्या करेगा, अब बैठा थोड़ी रहेगा, अगर उस पर पैसे खत्म हो जाएंगे तो उसका तो खर्चा चालू है। वो क्या करते हैं, उसको ये पता है कि कॉर्पोरेट से EMI आएगी, कितने की आएगी, लेट्स से 1 करोड़ की EMI आएगी। तो उसको ये तो पता है कि मेरे पास एक एसेट है, मैंने 100 करोड़ रुपए का लोन दे दिया है, मेरा एक एसेट हो गया, और मुझे भी पता है वो एसेट मुझे हर महीना अब 1 करोड़ रुपए कमा के देगा। बैंक तो इस तरीके से सोचता है, बैंक जो भी लोन देता है वो उसके लिए वो एसेट है, और वो एसेट उसको कमा के देता है, उसको ये पता है 1 करोड़ रुपए का एसेट है। तो अब वो क्या करेगा, इस एसेट को ही गिरवी रख देगा। वो क्या करेगा, इस एसेट के नाम पे ना बैंक एक और बंदे से पैसा ले लेगा। सो बैंक विल बोरो, बैंक ही बोरो कर लेगा अब 100 करोड़ रुपीस दोबारा, तो रिप्लेनिशमेंट ऑफ द कैपिटल हो गया। अब वो एक 100 करोड़ रुपए का फिर बोरो कर लेगा और वहां पे किस्त बना देगा, कितनी, 80 लाख रुपए की। अब वहां पे उसको वो 80 लाख रुपए में किस्त चुकाता रहेगा, बैंक अपनी EMI बना लेगा 80 लाख रुपए की। उससे होगा क्या, इसको 20 लाख रुपए फिर भी बच रहे, 20 लाख रुपए हर महीने हर साल के हिसाब से इन्हें बचना है। तो ये होता है सिक्योरिटाइजेशन। और इसकी गारंटी क्या है, इसकी सिक्योरिटी क्या है, जो 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं ना यहाँ पे, 1 करोड़ रुपए जो आ रहे हैं ये इसकी गारंटी है ना। और अगर 1 करोड़ रुपए नहीं आएंगे तो इन्होंने फिर क्या रखा होगा, कोलेटरल रखवा रखा होगा, तो वो कोलेटरल को सेल ऑफ कर देगा, वहां से भी सिक्योर्ड है ना। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रिस्क होता है। अब रिस्क क्या है एक बार वो देख लेते हैं। सो रिस्क एसोसिएटेड विद एसेट क्लास, तो अंडरलाइंग एसेट्स इन सिक्योरिटाइज्ड डेट में अज्यूम डिफरेंट फॉर्म्स एंड द जनरल टाइप्स ऑफ रिसीवेबल इंक्लूडिंग कमर्शियल व्हीकल्स। सबसे ज्यादा कमर्शियल व्हीकल्स में ही ये होता है और हाउस प्रॉपर्टीज में होता है। ऑटो फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, होम लोन्स एंड सच रिसीट्स। मतलब इनकी वैल्यू अगर डिग्रेड कर गई, अगेन बात वही है, अगर वैल्यू डिग्रेड कर गई और आपने आगे फाइनेंस करा रखा है तो वहाँ पे ये इशू आएगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो 2008 में मंदी आई थी दुनिया में, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था ये सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत बड़ा रीज़न था। और ये कभी किसी एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हुआ था। तो स्पेसिफिक फैक्टर्स लाइक नेचर एंड एडुकेसी ऑफ कोलेटरल सिक्योरिंग दीज रिसीवेबल, एडुकेसी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये भी डॉक्यूमेंटेशन भी फेक हो सकते हैं कभी कभी, किसी केस में तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये एसेट क्लास के साथ जो रिस्क फैक्टर्स अटैच होते हैं वो उन्हीं रिस्क यहाँ पे बात हो रही है। सो रिस्क एसोसिएटेड विद पूल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो साइज ऑफ द लोन, लोन टू वैल्यू रेशो, ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ लोन एंड एवरेज सीजनिंग ऑफ द पुल एंड डिफॉल्ट रेट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे इस तरीके के रिस्क एसोसिएट होते हैं। उसका क्रेडिट रेटिंग एंड एडुकेसी ऑफ क्रेडिट एनहांसमेंट। सो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। तो क्रेडिट रेटिंग क्या है, असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट रेटिंग कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं और प्रोफेशनल उनको मैनेज करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी कॉर्पोरेट की फाइनेंशियल पोजीशंस को समझते हुए उसको एक रेटिंग असाइन करते हैं कि इस कॉर्पोरेट की रेटिंग ये है और इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको लोन पे पैसा देते हो तो ये सेफ है, अनसेफ है, या फिर आपको ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का नहीं है, या तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का होगा बहुत सेफ होगा, या फिर ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का नहीं है। तो बस ये वाली रेटिंग हो जाती है। तो असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, कि भैया ये लोन लेने लायक है या नहीं है, बस इसी चीज का मतलब होता है। तो आप एक बात मान के चलिए, जब बैंक ने 1000 करोड़ रुपए का लोन लिया तब कंपनी की हालत बहुत बढ़िया थी, कंपनी वॉज डूइंग वेरी गुड, कंपनी वॉज डूइंग वेरी गुड। लेकिन मान के चलिए 1 साल 2 साल, क्योंकि 1000 करोड़ का लोन ये तो 10 साल का भी हो सकता है, 15 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है,
हो सकता है कि 5 साल के अंदर कंपनी की हालत जो है, फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेट हो जाए, गिर जाए, और ये भी हो सकता है कि वो इवन प्रॉफिटेबल भी ना रहे, लॉस में आ जाए। तो क्या क्रेडिट रेटिंग सेम रहेगी? नहीं। उस टाइम में क्रेडिट रेटिंग बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। और क्या करती है फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? डीग्रेड कर देती है, क्योंकि हर कंपनी को रेगुलर क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ती है। जो भी कंपनी लोन को सेंक्शन कराती हैं उनको एवरी ईयर या जो भी उनका टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है उस हिसाब से उनको क्रेडिट रेटिंग रेगुलर करानी पड़ती है। तो कभी कभी क्या होता है, जब क्रेडिट रेटिंग डी ग्रेड हो जाती है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे आ जाती है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगेन फिर वहाँ पे ये डिफॉल्ट के चांसेस रहते हैं कि ये प्रिंसिपल या इंटरेस्ट दे पाएगा नहीं दे पाएगा, और उस केस के अंदर फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स वाले जो होते हैं उनको फिर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। सो अनलाइक इन प्लेन वेलिना इंस्ट्रूमेंट, मतलब प्लेन वेलिना जो मान के चलिए जो रिस्क कवर नहीं है, जो हेज नहीं है, वो प्लेन वेलिना होगा। इन सिक्योरिटाइज ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटाइज ट्रांजेक्शन की तो कवर होती है, मैंने आपको बताया था रिसीवेबल्स होते हैं उसके अंदर, वो कवर होती हैं। इट इज पॉसिबल टू वर्क टूवर्ड्स अ टारगेट क्रेडिट रेटिंग विच कुड बी मच हायर देन द ओरिजिनल क्रेडिट रेटिंग। टारगेट क्रेडिट रेटिंग मतलब वो हो गया बैंक की क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जिसने वो लोन लिया, जिस कॉर्पोरेट ने वो ओरिजिनल लोन लिया था, उसकी क्रेडिट रेटिंग कम हो सकती है। तो ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है। सो दिस इज पॉसिबल थ्रू अ मैकेनिज्म कॉल्ड क्रेडिट एनहांसमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट एनहांसमेंट। तो सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि बैंक ने कोई लोन बांटा 100 करोड़ रुपए का, और 1 करोड़ रुपए की किस्त आ रही है, तो बैंक ने क्या करा, वो 100 करोड़ रुपए फिर किसी और दूसरी एजेंसी से ले लिए इस नाम पे कि उसको 1 करोड़ रुपए तो आ ही रहे, तो 1 करोड़ रुपए वो आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो ये क्या हो गया? क्रेडिट एनहांसमेंट। क्यों? क्योंकि बैंक की जो क्रेडिट रेटिंग है वो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है। सो द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एनहांसमेंट इज फुलफिल्ड बाय फिल्टरिंग द अंडरलाइंग एसेट क्लासेस एंड अप्लाइंग द सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो बैंक जिस बेसिस पे वो लोन को जो सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट रेस करता है, तो उस चीज़ को वो बोल रहे हैं कि अंडरलाइंग एसेट क्लासेस एंड अप्लाइंग द सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके हिसाब से वो सिलेक्शन क्राइटेरिया अपने रखते हैं, विच फर्दर डिमिनिशिंग द रिस्क inherent for a particular asset class. So the purpose of credit enhancement is to ensure timely payment to the investor. वही सारी बातें हैं. If the actual collection from the pool of receivable for a given period is short of the contractual payout on securitization. अब कहता क्या है कि मान के चलिए बैंक ने प्रॉमिस किया था कि 80 लाख रुपए की EMI देगा पीछे से, क्योंकि उसको 100 आ रही थी। अब मान के चलिए वहीं से 75 हो गई, तो उस केस में क्या होगा? तो ये यहाँ पे डिफॉल्ट के चांसेस है। The schemes predominantly invest in those securitization issuance which have a AA grade and above rating, indicating high level of safety from credit risk point of view at the time of making an investment. और रियल लाइफ में वो बैंक किससे लेता है पैसा? वो म्यूचुअल फंड वालों से लेता है। सो इसका मतलब क्या है? म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो इन्वेस्ट इन सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब ये है। सो लिमिटेड लिक्विडिटी एंड प्राइस रिस्क। लिक्विडिटी मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम आएगी अगर क्रेडिट रेटिंग डी ग्रेड कर गई, है ना। और लिमिटेड रिकोर्स टू ऑरिजिनेटर एंड डेलिक्वेंसीज। डेलिक्वेंसीज मतलब क्या होता है? क्राइम ही होता है एक तरीके से, बैड बिहेवियर या क्राइम। सो नो फाइनेंशियल रिकोर्स इज अवेलेबल टू द सर्टिफिकेट होल्डर अगेंस्ट द इन्वेस्टर रिप्रेजेंटेटिव। सो एनी डेलिक्वेंसीज एंड क्रेडिट लॉसेज में cause depletion in the amount available under the credit enhancement, and thereby the investor's payout may get affected if the amount available in the credit enhancement facility is not enough to cover the shortfall. वही बात वो कह रहा है कि 80 लाख रुपए जो बैंक ने म्यूचुअल फंड से लिए इस बात पे लिए थे कि पीछे से उसको 1 करोड़ रुपए आ रहे थे। अब 1 करोड़ रुपए की जगह अगर 70 लगाएंगे तो फिर कैसे कवर होगा? कवरेज रहेगा ही, तो म्यूचुअल फंड वालों को लॉस झेलना पड़ेगा। रिस्क ड्यू टू पॉसिबल रीपेमेंट्स। Asset securitization is a process whereby commercial or consumer credits are packaged and sold in the form of financial instruments. सिंपल है। क्या कह रहा है कि जो हाइपोथिकेशन यानी प्रॉपर्टी पे हाइपोथिकेशन है, और जो आपका 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आपके प्लेज है, तो वही वाले एसेट सिक्योरिटाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो फुल रिपेमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट में अराइज ओनली अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। बैंक्रप्सी ऑफ द ओरिजिनेटर और सेलर, बैंक्रप्सी ऑफ द इन्वेस्टर्स एजेंट एंड रिस्क ऑफ कोमिंगलिंग। कोमिंगलिंग यानी मिली भगत कर लेना। दोनों अगर आपस में मिल गए तो क्या होगा? मतलब बैंक वाले और बैंक ने जिसको लोन दिया अगर वही आपस में मिल गए तो म्यूचुअल फंड वाले की तो नुकसान उसको लग जाएगा, है ना। बैंक्रप्सी ऑफ द इन्वेस्टर्स एजेंट यानी इफ द इन्वेस्टर्स एजेंट बिकम सब्जेक्ट टू bankruptcy proceedings and the court in the bankruptcy proceedings, then an investor could experience losses or delays in the payment due under the agreement. ओरिजिनेटर वो होता है, ओरिजिनेटर कौन हो गया? जो क्लाइंट हो गया बैंक का,
और सेलर कौन हो गया, ये बैंक हो गया। फिर रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट्स इन रीट्स एंड एनविटीज, तो रिट्स कौन सा होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और एनविटीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो इनके साथ भी रिस्क है, अगेन वही लिक्विडिटी रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। अगर रियल एस्टेट के प्राइसेस गिर गए एकदम से तो सडनली जो लिक्विडिटी क्राइसिस है वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि बायर मिलेगा ही नहीं। बायर तभी मिलते हैं जब उनको पता होता है कि पोटेंशियल है, अपराइज पोटेंशियल है। अगर वहाँ पे अपराइज पोटेंशियल नहीं होगा तो बायर नहीं मिलेगा, एंड नोबडी विल बी एबल टू सेल देयर म्यूचुअल फंड यूनिट्स या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट यूनिट्स। So REITs and annuities are exposed to price risk, obviously, interest rate risk and credit risk, liquidity and marketability risk, as well as reinvestment risk. तो ये सारे रिस्क इनको हैं। Also there is a risk of lower than expected distributions, ऐसा भी हो सकता है। मतलब इन्होंने मान के चलिए अगर 500 करोड़ का फंड इशू करा तो हो सकता है 500 करोड़ की जगह इनको मिले 350 करोड़, तो ये वाला भी लोअर देन एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इशू आता है। क्यों? क्योंकि ये ना एक थीम ओरिएंटेड अप्रोच है बहुत ज़्यादा, ये एक थीम ओरिएंटेड है। थीम ओरिएंटेड का मतलब क्या है, रिट्स का मतलब ये है कि आपको कमर्शियल रियल एस्टेट में पैसा लगाना है, बस, इसके अलावा आप कहीं नहीं लगा सकते। आपको कमर्शियल रियल एस्टेट को डेवलप करना है, फिर आप उसको लेट आउट कर दो, है ना, मंथली पे लेट आउट कर दो, क्वार्टरली पे लीज आउट कर दो, तो इस तरीके से। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का क्या है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन भी हो गई, या टेलीकम्युनिकेशन आ गया, पावर सेक्टर आ गया, जो भी इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं उस सारे सेक्टर्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, और लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है तो यहाँ पे रिस्क का फैक्टर रहता है। अगर वहाँ पे जो मान के चलिएगा जो सेक्टर की साइकिल होती है, हर एक सेक्टर की अपनी अपनी साइकिल होती है, अगर वो साइकिल के अंदर यू टर्न आ गया और बूम की जगह वो डिप्रेशन के अंदर आ गई या फिर रिसेशन आ गया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है जरूर। और रियल एस्टेट में ऐसा होता रहता है, क्योंकि रियल एस्टेट भी आजकल वॉलेटाइल ही है। So sir, the distribution by the REITs and annuities will be based on the net cash flows available for distribution. So the amount of cash available for distribution principally depends upon the amount of cash that the REITs and annuities receive as a dividend or the interest and principal payment from the portfolio assets. अच्छा, ये कंपनी उनको लोन भी करती हैं, उनको पैसा भी देती हैं जो रियल एस्टेट डेवलप करते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो इनका ये भी काम है, ध्यान रखिएगा। तो रीट्स का ये भी है कि वो कमर्शियल एस्टेट या तो ऐसी कंपनियों को पैसा लगा दें जो कमर्शियल एस्टेट डेवलप कर रही हैं, या फिर वो खुद भी ऐसी कंपनीज ढूंढ सकती हैं, बना सकती हैं जो कमर्शियल एस्टेट डेवलप कर रही हैं। और ये भी काम कर सकती है कि ये कमर्शियल एस्टेट को परचेज करके उन्हें लीज आउट कर दे या फिर रेंट आउट कर दे, ये भी काम वो कर सकती है। सो मैनेजिंग मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, द लिक्विडिटी रिस्क इज मैनेज, आपको पता है लिक्विडिटी क्या होता है, ईजी बाइंग एंड सेलिंग। तो अगर एडवर्स मार्केट कंडीशन होगी तो nobody will buy their units. तो the liquidity risk is managed by creating a portfolio that has adequate access to liquidity. The investment manager selects fixed income securities which have or are expected to have high secondary market liquidity. Secondary market मतलब stock exchange पे जो listed हैं। Market liquidity risk will be managed actively within the portfolio liquidity limits. The first access to liquidity is through cash and next income, fixed income सिक्योरिटीज। फिर उसके बाद क्रेडिट रिस्क, आपको क्रेडिट रिस्क पता ही है। अगर इन्होंने किसी कंपनी को पैसा दिया है, पैसा लेंड करा है जो रियल एस्टेट के अंदर है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे क्रेडिट रिस्क हमेशा रहेगा कि हो सकता है वो इंटरेस्ट ना दे, हो सकता है वो प्रिंसिपल भी वापस ना करे, तो वो वाला रिस्क भी आपको रहेगा ही। एसोसिएटेड विद द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज मैनेज बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इशूड बाय बोरोज विच हैव अ गुड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उसके बाद जो जिनकी गुड क्रेडिट रेटिंग है उनको वो अगर पैसा उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पैसा उनको लैंड करते हैं, तो स्टिल दे कैन मैनेज सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिस्क। फिर मैनेजिंग द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट्स आर ऑल्सो वॉलेटाइल, ये भी आपको पता है कि आरबीआई इसको कंट्रोल करता है, और इसका क्या होता है, बाय मंथली पॉलिसीज होती हैं इनकी। अब ये बाय मंथली इकोनॉमी का रिव्यू करते हैं, फिर उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स को वेरी करते हैं जो भी कंडीशन होती है, तो इट इज़ ऑल्सो एक्सपोज टू इंटरेस्ट रेट्स रिस्क। So the investment manager actively manages the duration based on the ensuing market conditions. As the fixed income investments of the scheme are generally short duration in nature, the risk is expected to be small. अब होता क्या है, जो इंटरेस्ट रेट में वोलेटिलिटी होती है दैट इज अ लॉन्ग टर्म अफेयर। अब आरबीआई ये नहीं है कि हर 2 महीने के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है घटाते रहेगा। तो अगर इकोनॉमिक आउटलुक, जो आरबीआई का इकोनॉमिक आउटलुक होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, 10 ईयर्स 5 ईयर्स होराइजन के अंदर, जब तक के लिए एक पूरी सरकार का टेन्योर रहता है, एटलीस्ट इतना तो रहता ही है।
तो जब उनको ये पता है कि 5 साल से लेकर 10 साल लॉन्ग टर्म के अंदर प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसिस में अगर हम चलते रहे तो 5 से 10 साल के अंदर चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो जाएगी, तब वो इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा फ्लक्चुएट करते हैं। अदरवाइज इंटरेस्ट रेट्स आर मोर ऑफ अ कांस्टेंट काइंड ऑफ अ थिंग, है ना। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर टर्म स्ट्रक्चर जो है, मतलब आपने जो भी लोन बांटा है इन्होंने रीट्स और एन्युइटीज ने, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो भी आप इस लॉस को या फिर इस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो कि आप अपना जो भी लोन का टर्म स्ट्रक्चर है उसको कम रखो ताकि इंटरेस्ट रेट्स की वोलेटिलिटी आपको इम्पैक्ट ना डाल सके। ठीक है, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स दैट इफेक्ट म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस। बहुत सिंपल है ये भी। सो डिफरेंस बिटवीन द मार्केट सिस्टमैटिक रिस्क एंड कंपनी स्पेसिफिक। तो देखिए सिस्टमैटिक रिस्क कौन सा होता है, जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, और ये पूरी मार्केट को एक साथ इंपैक्ट करता है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी सेक्टर हो, सबको इंपैक्ट करेगा, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड एट ऑल। डाइवर्सिफिकेशन से भी आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। और दूसरा कौन सा होता है, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। मतलब मान के चलिए जो सेक्टर स्पेसिफिक होगा, जो पर्टिकुलर कंपनी में, जिसको आप अवॉइड भी कर सकते हो थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, या फिर ऐसी चीज़ें लेके हेज बेट्स ले लो या फिर आर्बिट्रेज बेट्स ले लो, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क और मार्केट रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका ये डिफरेंस है। सो वेरियस इन्वेस्टमेंट आर एक्सपोज टू नंबर ऑफ रिस्क। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक प्राइस मूव अप और डाउन बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी और द होल इकोनॉमी। तो किस स्टॉक प्राइस कैसे मूव करते हैं, या फिर कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है या फिर इकोनॉमी बहुत कर रही है, बढ़िया कर रही है। तो आजकल आपको पता है निफ्टी इज गोइंग हाई डे बाय डे एंड वी आर ऑलरेडी ऑन 21,800। तो अब जब निफ्टी बढ़िया कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इंडिया एज अ होल इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, कंपनी भी बढ़िया कर रही है और इंडेक्स भी बढ़िया कर रहा है, तो इसका मतलब पूरी इकोनॉमी के अंदर ही यहाँ पे बूम है। सो आउट ऑफ दीज द रिस्क दैट इम्पैक्ट्स द स्पेसिफिक कंपनी आर कॉल्ड एज कंपनी स्पेसिफिक और फर्म स्पेसिफिक, अदरवाइज that impacts the entire economy known as systematic risk. सिंपल है। सो लेबर स्ट्राइक इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी स्पेसिफिक हो गया, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो गया तो वो सिस्टमैटिक रिस्क हो गया। सो ड्राइवर्स ऑफ रिटर्न्स एंड रिस्क इन अ स्कीम। तो क्या चीजें हैं, क्या पहलू हैं जिनसे रिस्क और रिटर्न में फ्लक्चुएशन आती है और जो रिस्क और रिटर्न को वेरी आउट करते हैं। The portfolio is the main driver of returns in the mutual fund scheme. The asset class in which the fund invest, the segment or sectors of the market in which the fund will focus on, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटी स्कीम्स। आपको पता है फंडामेंटल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है। सी देयर आर टू वेज टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट एंड देयर आर टू अप्रोचेज टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। वन इज फंडामेंटल अप्रोच, जिसमें हम कंपनी के बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं, फाइनेंशियल हिस्ट्री देखते हैं, फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग देखते हैं, उसके ग्रोथ मॉडल देखते हैं, उसके प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं, उसका मार्केट शेयर देखते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखते हैं, मैनेजमेंट की पॉलिसीज देखते हैं। और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। ये थोड़े से आलसी टाइप लोग होते हैं। और टेक्निकल एनालिस्ट क्या करता है, वो कहता है कुछ भी नहीं है, जो भी है वो प्राइस में फैक्टर इन है, जो भी अभी प्रिवेलिंग प्राइस है। और प्रिवेलिंग प्राइस वालों को सब पता है, जो भी अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है वो ट्रेडर्स ने लेकर आए हैं, और ट्रेडर्स को कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, तभी तो ये भाव है उसका। मान के चलिए अगर नहीं सब कुछ पता है तभी तो ये भाव है, क्योंकि ये जो प्रिवेलिंग प्राइस है अभी वो डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए पूरी मार्केट को दो मार्केट फोर्सेस चलाती है, डिमांड और सप्लाई। तो मार्केट में कोई भी वॉलेटिलिटी आती है, कोई भी फ्लक्चुएशन आती है, वो डिमांड और सप्लाई की वजह से आती है। और मार्केट्स इतनी ट्रांसपेरेंट है, तो वो ट्रांसपेरेंसी की वजह से वो कोई भी न्यूज़ होगी तो वो किसी ना किसी को पता ही होती है, वो अल्टीमेटली प्राइस में फैक्टर हो जाती है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस डिफरेंट अप्रोच है, और दोनों ही अप्रोच इंपॉर्टेंट होती हैं, तो दोनों ही अप्रोच हमें आनी चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, स्टडी ऑफ प्राइस चार्ट। टेक्निकल एनालिसिस इज ओनली स्टडी ऑफ प्राइस चार्ट, है ना। और फंडामेंटल स्टडी ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपनी पॉलिसीज। उसके बाद अगर कुछ हम फंडामेंटल रेशियोज की बात कर लेते हैं, तो प्राइस टू अर्निंग रेशो है। प्राइस टू अर्निंग का रेशो का क्या फॉर्मूला क्या होता है, यानी करंट मार्केट प्राइस अपॉन बाय अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी। तो किसी कंपनी को अगर सेलेक्ट करना है, किसी स्टॉक को सेलेक्ट करना है कि कौन सी कंपनी है, कौन से स्टॉक में हम पैसे लगाए, तो ये एक पैरामीटर है। तो करंट मार्केट प्राइस अपॉन बाय ईपीएस, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका मतलब क्या है कि आप कंपनी के 1 रुपये कमाने पे कितना पैसा उसको मार्केट में देने को तैयार हो। मतलब अगर कंपनी की ईपीएस 1 रुपये है, तो और उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, मान के चलिए फॉर एग्जांपल, मान के चलिए करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये है,
और उसकी EPS 5 रुपये है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि अगर कंपनी 1 रुपये कमाती है तो शेयर में मार्केट में उसका शेयर 20 रुपये का बिकता है, मतलब 1 रुपये पे 20 रुपये का, 1 रुपये के लिए आपको 20 रुपये चुकाने पड़ेंगे, तो कितना महंगा है शेयर, है ना। तो मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन बाय अर्निंग पर शेयर, व्हेन इन्वेस्टर बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी दे आर एसेंशियली बाइंग इनटू द फ्यूचर अर्निंग्स, तो भविष्य में वो अच्छा करने वाली है, इसी सोच के साथ वो शेयर बाय करता है। सो द पी रेशो इंडिकेट्स हाउ मच इन्वेस्टर्स इन द शेयर मार्केट आर प्रिपेयर टू पे फॉर द कंपनीज अर्निंग। तो आप यहाँ पे 20 रुपये का मतलब क्या हो गया कि 1 रुपये की कमाई के लिए आप 20 रुपये उसे देने को तैयार हो। तो ये आपको यूटिलाइज कैसे करनी है मैं ये भी बता देता हूँ। तो आप कोई भी सेक्टर लीजिए, मान के चलिए आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लिया, उस सेक्टर की एवरेज पी निकालिए, और एवरेज पी से जो भी लो पे मिल रहा है, कोई भी कंपनी अगर लो पी पे काम कर रही है तो यू शुड लुक फॉर दैट कंपनी टू इन्वेस्ट। लो पी वाली कंपनी को आप ढूंढिए। हाई पी कभी कभी क्या होता है, ग्रोथ की वजह से कुछ कंपनी हाई पी कमांड करती है मार्केट में, लेकिन सूनर और लेटर वो हाई पी वाली कंपनी फिर उस स्पीड से ग्रो भी नहीं कर पाती। देन प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशो, जिसको आप पैग रेशो भी बोलते हो, तो इसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो समवेयर अराउंड लेस देन 2 होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए, और आइडियल सिचुएशन इज लेस देन 1, आइडियल सिचुएशन इज लेस देन 1, और एट एनी कॉस्ट लेस देन 2 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो रिलेट्स टू द पी रेशो टू द ग्रोथ एस्टिमेट, तो ग्रोथ एस्टिमेट आगे जाके ग्रोथ कितनी होने वाली है और उस ग्रोथ के हिसाब से अभी प्राइस अर्निंग क्या इसकी चल रही है, तो वो एक सिंपल फैक्टर इन्होंने बना रखा है। सो अ पैग रेशो ऑफ 1 इंडिकेट्स दैट द मार्केट हैज फेयरली वैल्यूड द कंपनी शेयर, मतलब अगर ग्रोथ के रिस्पेक्ट के अंदर उसकी प्राइस अर्निंग अभी बराबर चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी एक्सपेक्टेशन है वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन है। A ratio less than 1 indicates the equity shares of the company are undervalued, तो मैंने आपको बोला था वो कंपनी को ढूंढना चाहिए जो लेस देन 1 है, और यहाँ पे इसकी म्यूचुअल फंड की हम बात करें। देन बुक वैल्यू पर शेयर, तो मान के चलिए बुक वैल्यू सिंपल सीधा वो है कि कंपनी के पास पर शेयर होल्डर कितना पैसा बढ़ा हुआ है, पर शेयर होल्डर कंपनी के पास कितना पैसा बढ़ा हुआ है आफ्टर फुलफिलिंग एवरी लायबिलिटी, पूरी लायबिलिटी चुकाने के बाद भी पर शेयर होल्डर कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू, अब पर शेयर होल्डर अगर मान के चलो 5 रुपये पड़ा हुआ है, अब उस पर करंट मार्केट प्राइस उसका 100 रुपये चल रहा है, तो मान के चलो यहाँ पे भी आप 1 रुपये के बदले आप 20 रुपये चुकाने को तैयार है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, प्राइस टू बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन बाय बुक वैल्यू पर शेयर। उसके बाद डिविडेंड यील्ड, अब म्यूचुअल फंड के लिए डिविडेंड यील्ड देखना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि रेगुलर इनकम म्यूचुअल फंड को कैसे होगी, डिविडेंड से ही तो होगी। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, दे आर नॉट लाइक कि 1 साल में 6 महीने में उन्हें कोई पोजीशन सेल ऑफ करनी है, कोई होल्डिंग सेल ऑफ करनी है, तो उनके लिए डिविडेंड यील्ड बहुत मैटर करती है ताकि उनको रेगुलर कुछ इनकम भी आती रहे। तो डिविडेंड यील्ड क्या है कि सालाना आप कितना डिविडेंड डिक्लेयर करती है पर शेयर मार्केट में, है ना, सॉरी डिविडेंड पर शेयर अपॉन बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। मतलब आपने मान के चलो 12 रुपये का डिविडेंड दिया, लेकिन उसके लिए आपने 120 रुपये चुकाए, तो आपने 10 रुपये एक्स्ट्रा चुका रहे, आप 1 रुपये के डिविडेंड के लिए 10 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं। देन कम्स द इन्वेस्टमेंट स्टाइल, और ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो देर आर 2 ways, 2 styles, म्यूचुअल फंड फॉलोज 2 स्टाइल, तो ग्रोथ ओरिएंटेड एंड वैल्यू ओरिएंटेड। सो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल इंटेल्स इन्वेस्टिंग हाई ग्रोथ स्टॉक, जैसे अगर मैं आज की बात करूँ तो डिफेंस कंपनीज की है, हाई ग्रोथ है, क्योंकि पहले इंडिया यूज टू इम्पोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट और अब हम नेट एक्सपोर्टर बनने वाले हैं, तो यहाँ पे पूरा जो सेक्टर है हाई ग्रोथ सेक्टर हो गया। देन वी हैव वैल्यू इन्वेस्टमेंट। अब वैल्यू इन्वेस्टमेंट के अंदर अब उन स्टॉक्स में पैसा लगाता है म्यूचुअल फंड जो बहुत सस्ते पे मिल रही होती है, जैसे जिनकी पैग रेशो बहुत कम है, 1 से कम है, जिनकी पी रेशो ये बता रही है कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, तो उस हिसाब से वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड विल कवर द नेक्स्ट पार्ट, यानी थर्ड पार्ट जो है, विल कवर द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.